कर दी गई थी और इस 5 मिनट के मॉक ड्रिल में 22 लोगों ने जान गंवा दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं हम ये भी देखेंगे कि जान बचाने वाला अस्पताल कैसे दरिंदा अस्पताल बन गया। वहीं हम बात करेंगे इस महामारी से लाचार हुए परिवार वालों की, जिनके घर में मातम के सिवा कुछ नहीं है। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। एसआरएन अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों पर दुष्कर्म के आरोप के मामले में संबंधित युवती की इलाज के दौरान मंगलवार को जान चली गई। 21 मई को ऑपरेशन के बाद से ही वो एसआरएन अस्पताल के आईसीयू में एडमिट थी और अब प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मिर्जापुर की रहने वाली एक युवती लिवर का ऑपरेशन कराने एसआरएन हॉस्पिटल आई थी। ऑपरेशन के बाद मरीज ने डॉक्टरों पर गलत काम करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके भाई ने सोशल मीडिया पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की थी। पीड़िता के होश में न आने के कारण एफआईआर नहीं लिखी गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने आनन फानन में 5 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी और जांच में सारे आरोप निराधार बता दिए। डॉक्टर बार बार हमसे पेपर पे साइन करवा रहे थे कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और फिर से दोबारा ऑपरेशन करना होगा, लेकिन जब हमने साइन नहीं किया तो डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी बहन को निमोनिया हो चुका, फेफड़ा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। किसी न किसी बहाने से मतलब हमसे साइन करवाया जा रहा था कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में, और कुछ भी होगा वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। किस तरह की 9 बजे हमारी बहन की डेथ हो गई। पीड़िता के इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के भाई ने डॉक्टरों पर साजिश कर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज न करने की बात कही। वहीं पीड़ित परिजन बार बार अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते रहे, लेकिन अस्पताल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं अब महिला अधिकार संगठन और सपा नेत्री ऋचा सिंह पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। बहुत शर्म का विषय है। लगातार 5 दिन 6 दिन तक वो लड़की लिख के दी है। हम लोगों के पास साक्ष्य भी हैं, हम लोग दिखा सकते हैं कि उसमें उसने साफ लिखा है कि रेप। अगर वो सामने आते हैं तो मैं पहचान लूँगी। और कल हम लोग आईजी साहब से मिले, हम लोग को बुलाया गया। आईजी साहब ने साफ कहा कि मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर हम मुकदमा लिखते हैं तो कल को कोई भी मेडिकल के डॉक्टर शाम को ऑपरेशन महिलाओं का नहीं करेंगे। इससे वो साफ है कि मनोबल उनका बढ़ाया जा रहा है। और बहुत दुख के साथ आज हम लोग कह रहे हैं कि आज वो बच्ची हम लोग के बीच में नहीं है। देखिए, बच्ची मर नहीं गई है। बच्ची के मरने का इंतजार इलाहाबाद का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अस्पताल करता रहा। बच्ची ने 6 दिन पहले अपने साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था, लेकिन गैंगरेप के आरोप की एफआईआर नहीं लिखी गई। प्रयागराज पुलिस आरोपियों के पक्ष में खड़ी नजर आई। अस्पताल प्रशासन के किन लोगों को बचाने का प्रयास अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। प्रयागराज में हुई इस घिनौनी वारदात को लेकर पुलिस प्रशासन सोता हुआ नजर आ रहा है। ना तो अभी तक पुलिस द्वारा अस्पताल पर कोई कार्रवाई की गई और ना ही आरोपी डॉक्टरों पर कोई एक्शन लिया गया। ये उनकी डेथ होना ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि कोई पूरी टीम उनके लिए बहुत अच्छे से लगी थी, जी जान की बाजी लगा रही थी। इनको अच्छे से टीम उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनका जब पेशेंट एडमिट किया गया था उस समय से उनकी कंडीशन नाजुक बनी थी, क्योंकि इंटेस्टाइनल परफोरेशन था। परफोरेशन के कारण जब आई थी उस समय शॉक कंडीशन में आई थी और उस समय इनको हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था। उनको पूरी टीम ने, उसमें 4 सर्जन मौजूद थे, साथ में उनके द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो बीमारी थी परफोरेशन के कारण शॉक कंडीशन थी और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन था। इसके कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। सोशल मीडिया के थ्रू हमें प्राथमिक सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पूरी तरह से जांच कराई गई है। डॉक्टर्स की टीम ने भी इसके लिए जांच की है। सीएमओ ने मेडिकल की टीम लगाई थी। जांच की टीम के समस्त बिंदु जो हमें मिले हैं उनको समाहित करते हुए और लीगल ओपिनियन भी हमने लिया है, उसके आधार पर एफआईआर को रजिस्टर करके इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है।
एसआरएन हॉस्पिटल में गैंग रेप पीड़िता के मौत के बाद 6 दिनों बाद प्रयागराज पुलिस की गहरी नींद टूटी है और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। लेकिन लगातार महिला अधिकार संगठन और सपा नेत्री इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कि मामले में एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन 6 दिनों बाद पुलिस मरने के बाद एफआईआर दर्ज कर लेती है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस गैंग रेप पीड़िता को अब यहाँ की पुलिस कैसे न्याय दिलाएगी। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे के सिसेंडी गांव में भूखों मर रहा है इकबाल का परिवार। इकबाल की मौत के बाद मोहल्ले वालों की मदद से कोई आगे नहीं आया। किसी तरह से मोहल्ले वालों की मदद से इनका पेट भर रहा है, लेकिन मदद के लिए कोई अधिकारी और सरकार आगे नहीं आई। कोरोना के कहर से मातम, कोरोना से घर के मुखिया की मौत, सांस की दिक्कत के चलते गई जान। 30 तारीख को इनको जो है बस खांसी आ रही थी। खांसी आते आते इनके गले में फंसने लगा तो फिर दवा लेने गई। परिवार में विधवा एक बेटा है मौजूद। बेटे की दोनों आंखें खराब। भूखा मर रहा इकबाल का परिवार। लोगों की मदद से बन पाती है रोटी। घर ऐसे चला रहे, गांव वाले दे देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे ही घर चल रहा भैया। लखनऊ के मोहनलालगंज में एक परिवार पर कोरोना का कहर टूटा है। कोरोना से घर के मुखिया की मौत हो गई। इकबाल अपने परिवार का पालन पोषण ट्यूशन पढ़ाकर करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके परिवार पर अब रोटी का संकट आ गया है। दे देते हैं थोड़ा बहुत, ऐसे ही घर चल रहा भैया। कोई न कोई मुजीब भाई हैं, वो राशन पानी थोड़ा बहुत दिला देते हैं। इमरान भाई हैं, वो कर देते हैं। कोरोना से इकबाल की मौत के बाद अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में एक विधवा पत्नी है जिसकी एक आंख खराब है और एक बेटा है जो आज तक अपनी आंखों से इस दुनिया के रंग तक नहीं देख पाया है। बेटे की दोनों आंखें खराब हैं, वो देख नहीं सकता। पिता की मौत के बाद ये परिवार अब पूरी तरह से टूट गया है। तो किस तरह से पालते वालते थे? पापा की याद नहीं आती है? नहीं, याद तो आवत है, याद आती है। पढ़े थे तो पढ़ाते लिखाते इनको सब। बेसहारा माँ को अब अपने बेटे के पालन पोषण का डर है, क्योंकि घर के कमाने वाले मुखिया को महामारी ने उनसे छीन लिया है और अब पीड़िता को बस सरकार से मदद की आस है। जो गांव वाले हैं, आसपास के लोग हैं, ये थोड़ी बहुत मदद इन लोगों की कर देते हैं और उसी से इनका ये पूरा परिवार चल रहा है। घर में एक बेटा है, वो उसको दिखाई नहीं पड़ता है, दिव्यांग है, पूरी तरह से उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। और जो उनकी बेवा हैं, उनकी भी एक आंख खराब है और एक आंख से ही दिखाई पड़ रहा है। ऐसी सूरत में मदद के लिए गुहार लगा रही हैं कि सरकार की तरफ से इनको कोई मदद मिल जाए, सरकारी आवास मिल जाए और इनकी पेंशन वगैरह हो जाए, ताकि ये अपने बच्चे की परवरिश कर सकें। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। अपने बच्चों को अफसर बनाने की चाहत रखने वाले मेरठ के विनोद की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई और स्कूल फीस के बगैर स्कूल ने गरीब विनोद के बच्चों को पढ़ाने से इनकार कर दिया। ये स्कूल भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी का है। मैं मर रहा हूँ, इस अस्पताल में मुझे इलाज नहीं मिला। अस्पताल वालों को योगी जी और मोदी जी सजा जरूर देना। मेरठ के विनोद ने जेपी अस्पताल में ये वीडियो उस वक्त बनाया जब वो तिल तिल कर मर रहा था। विनोद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 28 अप्रैल को अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसे इलाज नहीं मिला और 2 मई को उसकी मौत हो गई। उनकी वीडियो भी है मेरे पास। कह रहे जैसे ये पैसे ले रहे हैं वैसे इलाज नहीं कर रहे, ये बिल्कुल देखभाल ठीक नहीं हो रही यहाँ पर। उनको खाने पीने की, कह रहे थे मेरे को खाने पीने की दिक्कत है, खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा हॉस्पिटल में, पानी नहीं ढंग से मिल रहा,
मतलब खाने पीने की वजह से भी थोड़ा, और फिर वो 2-3 दिन ही रहे, चौथे दिन उन्होंने दम तोड़ दिया वहाँ पर। विनोद मेरठ की कचहरी के बाहर बाइक स्टैंड पर पर्ची काटने का काम करता था। बामुश्किल 200-300 रुपए रोज की आमदनी थी। विनोद ने अपने दोनों बच्चों को अफसर बनाने के लिए अपनी पूरी आमदनी उन पर खर्च कर दी थी। वो टूटे फूटे घर में रहता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला शहर के नामी स्कूल सिटी वोकेशनल में करा रखा था। ये स्कूल बीजेपी विधायक डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का है। विनोद की मौत के बाद स्कूल ने बच्चों को पढ़ाने से हाथ पीछे खींच लिए और अब बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से भी निकाल दिया गया है। ऑनलाइन क्लास जो शुरू हुई थी वो आपकी शुरू हुई या नहीं? अभी नहीं, अभी तो फीस जमा करने को कह रहे हैं, फिर ही खोलेंगे। कितना फीस जमा करना है? ये तो पता नहीं फीस का। आपने कहा नहीं टीचर से कि अभी हमारे साथ ऐसी दिक्कत है? मैम ने कुछ नहीं कहा, मैम ने कहा पहले फीस जमा करो। जिला प्रशासन की ओर से राधिका और उसके बच्चों को कोई मदद नहीं पहुंची है। 2 भाई हैं, लेकिन कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके हैं। बूढ़ी माँ को मामूली सी पेंशन आती। अब माँ बेटी और दोनों बच्चों के लिए यही आर्थिक मदद उनका इकलौता सहारा है। ना कोई साथ ससुराल वाला दे रहा, ना आड़ पड़ोस दे रहा, बस सिर्फ हम ही अटके पड़े थे। सरकार की तरफ से कोई आया? कोई भी नहीं आया। कभी ना पूछा उन्होंने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे, किस हालत में जी रहे। बस ये रो रात दिन रोवे थी, मैं भी रात दिन रोती। मैंने कहा मुझे पेंशन मिला है 8-9 हज़ार। मैंने कहा तू भी बीस में से खा ले, रूखी फिर जैसी मैं खा रही हूँ वैसी। बच्चों को पालने के लिए राधिका के पास पैसे खर्च हो गए और अब उन्होंने अपनी माँ का सहारा लिया है। लेकिन इस समस्या से भी बड़ी एक और समस्या है इन दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जो अब बंद हो चुकी है। स्कूल ने इनकार कर दिया है कि जब तक फीस जमा नहीं होती वो बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। यही पढ़ाई लिखाई विनोद की जिंदगी का मकसद था, लेकिन अब उसी पर ही संकट आन खड़ा हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। कोरोना महामारी का प्रकोप भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसने जिन लोगों को जख्म दिए हैं उनका जख्म कभी कम नहीं हो पाएगा। इस महामारी में जो परिवार उजड़ गए वो किस हाल में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। Jet-like God Aero, the breathing vest. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक